I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। आज की स्टोरी है द वुल्फ एंड द क्रेन, भेड़िया और सारस। ठीक है, देख लेते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्रेन है, ठीक है, जिसकी चोंच जो बीक है इसको बोलते हैं बीक, ये जो चोंच है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वुल्फ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं एक भेड़िया है ये वुल्फ और एक क्रेन, ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको दिखाई दे रही है। इसको मैंने स्लाइड के रूप में कन्वर्ट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर सारी चीज़ें बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने स्टोरी दे रखी है, वहाँ से भी आप इसे रीड कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताना क्या इस तरह से आपने आज तक इंग्लिश को रीड किया है कि नहीं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, हर एक स्ट्रक्चर पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले स्लाइड से। ओके, वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन अ वुल्फ मतलब एक भेड़िया को फाइंड का पास्ट फॉर्म है फाउंड, मतलब मिला। फाइंड यानी होता है प्राप्त करना या कोई चीज मिल जाना, है ना। एक दिन अ वुल्फ फाउंड, एक भेड़िए को मिला, क्या मिला, सम कुछ, एक मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, कुछ बुल्स मीट, बैल का मांस, कुछ मात्रा में बैल का मांस मिल गया। किसको, इस वुल्फ को, भेड़िए को, ठीक है। कहां पर मिला, इन द जंगल, मतलब कि जंगल में, फॉरेस्ट में, ठीक है। ही स्टार्टेड ईटिंग द मीट ग्रीडीली। देखो स्टार्ट के साथ ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कोई भी काम जब आप स्टार्ट कर दे उस काम की आईएनजी फॉर्म आपको लिखना है। जैसे वो जाने लगा, he started going, वो खाने लगा, he started eating, इसका मतलब होता है उसने खाना शुरू कर दिया या खाने लगा। he started, उसने शुरू कर दिया क्या, eating, खाना, यानी कि वो खाने लगा क्या, eating what, the meat, वह मांस। देखो कौन सा मांस हमें पता है, इसलिए द मीट बोला है, बैल का मीट है ना, बुल्स मीट, ओके, इसलिए द मीट बोला है। उस मांस को, वह मांस को वो खाने लगा, ग्रीडीली मतलब बड़े लालच से खाने लगा, जल्दबाजी में, बिल्कुल लालच से, ठीक है। और जल्दी जल्दी लालच से खाने लगा तो क्या हुआ पता है, अ पीस ऑफ बोन, बोन यानी हड्डी, ऑफ यानी कि किसकी, अ पीस मतलब एक टुकड़ा, ऑफ मतलब का, किसका, बोन यानी हड्डी का, हड्डी का एक टुकड़ा, है ना, एक टुकड़ा, ऑफ यानी का, बोन यानी हड्डी, हड्डी का एक टुकड़ा, गॉट स्टक मतलब होता है फंस गया। गॉट का मतलब होता है गेट की पास्ट फॉर्म गॉट यानी हो जाना, स्टक मतलब होता है फंसा हुआ हो जाना है, मतलब कि फंस गया, समझ गए। अ पीस ऑफ बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट, इन यानी में, हिज यानी उसके, थ्रोट यानी कि गला, उसके गले में। जब वो बहुत ग्रीडीली खाने लगा, जल्दीबाजी में उसने खाना शुरू कर दिया उस बैल के मांस को, तो अ पीस ऑफ बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट, तो उसके गले में एक टुकड़ा हड्डी का फंस गया, गॉट स्टक मतलब फंस गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ देखो, इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्रीथ। अब ये एंड के बाद एक अगला सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, इट बिकेम मतलब होता है हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, डिफिकल्ट मुश्किल हो गया, फॉर हिम उसके लिए, क्या मुश्किल हो गया, टू ब्रीथ सांस लेना, उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इट का कैसे यूज किया गया है और यहाँ पर ये टू ब्रीथ लगाया गया है, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर को सीखने के कितने सारे फायदे हैं। देखो अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ, है ना। देखो ये इट का एक स्पेशल यूज होता है ना। जब भी आपको बोलना है इस टाइप से टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से किसी सेंटेंस को शुरू करना है, जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव ग्रामर की लैंग्वेज में, तब उस सेंटेंस को इस तरह से भी बोला जा सकता है, इट का इस्तेमाल करके उसको और भी अच्छे तरीके से बोला जा सकता है। जैसे मैं बोलूं टू विन, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, मतलब कि जीतना, क्या जीतना, टू विन दिस रेस, इस रेस को जीतना, इज है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। अगर इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते, बिल्कुल सही है, टू विन दिस रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देखो इट का स्पेशल यूज मैं आपको बता रहा हूं, इट के काफी यूज होते हैं। आप वेदर को, किसी मौसम की बात करते हैं तो इट का इस्तेमाल करते हैं, इट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। किसी खास दिन की बात करते हैं तब भी इट से शुरुआत करते हैं, है ना। जैसे कि आज बहुत गर्मी, इट इज वेरी हॉट टुडे, सही है, ऐसे बोलते हैं। आज मेरा बर्थडे तो कैसे बोलते हैं, इट इज माई बर्थडे टुडे। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। तो इट का इस्तेमाल आपने इस सेंस में किया है, लेकिन आज कुछ अलग सेंस में मैं आपको बताना चाह रहा हूं इट का इस्तेमाल। जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से करते हैं, आपको ऐसा बोलना है, टू विन दिस रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू विन मतलब जीतना, क्या, दिस रेस, इस रेस को जीतना, इज है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। तो इस सेंटेंस को और भी इंप्रूव करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट से इस्तेमाल करते हैं, इट इज,
इट लगा दो और फिर जो मेन वर्ब है ना इज यहां पर, इसको लिख दो, इट इज, फिर लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन दिस रेस। तो ये एक दूसरा तरीका है जो आप इस्तेमाल करते हैं इट का इस्तेमाल करके। जैसे कि मैं बोलूं टू लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना किसी को, टू लैंड हिम, उसे उधार देना क्या, मनी, टू लैंड हिम मनी, उसे पैसे उधार देना, वॉज था, क्या था, माई मिस्टेक, वो मेरी गलती थी। टू लैंड हिम मनी वॉज माई मिस्टेक, उसे पैसे उधार देना मेरी गलती थी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वॉज माई मिस्टेक, पहले इट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर उसके बाद की चीजें, इट वॉज माई मिस्टेक, फिर लिखना है टू लैंड हिम मनी। तो ये दूसरा तरीका इट का इस्तेमाल करके है। जैसे यहां बोलो टू ब्रीद बिकेम, टू ब्रीद मतलब सांस लेना, फिर वर्ब क्या है, बिकेम, बिकम की पास्ट फॉर्म है बिकेम, मतलब हो गया, क्या हो गया, डिफिकल्ट, कठिन हो गया, फॉर हिम मतलब उसके लिए, सांस लेना उसके लिए कठिन हो गया, बिल्कुल सही है सेंटेंस। दूसरा तरीका क्या है इट के साथ, इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्रीद। तो यही दूसरा तरीका इस्तेमाल किया गया आगे की स्लाइड में, यहां पर देख सकते हैं, देखो इट बिकेम डिफिकल्ट, ये मुश्किल हो गया, फॉर हिम उसके लिए, टू ब्रीद सांस लेना, है ना। जो गले में हड्डी, अ पीस ऑफ बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट, उसके गले में जो हड्डी का टुकड़ा था, है ना, वो फंस गया, है ना, तो क्या हो गया, उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। तो किस तरह से इट का यूज किया गया आप समझे, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, टू ब्रीथ बिकेम डिफिकल्ट फॉर हिम, है ना, लेकिन यहाँ इट का इस्तेमाल किया। ओके, एंड और क्या हुआ, एंड अगली स्लाइड में ही स्टार्टेड चोकिंग, देखो चोक, CHOKE, चोक, चोक का मतलब होता है दम घुटने लग जाना, गले में कुछ फंसता है तो दम घुटता है, उसको बोलते हैं चोक हो जाना, गला चोक हो गया मतलब दम घुटना। तो ही स्टार्टेड चोकिंग मतलब उसका दम घुटने लगा, स्टार्ट के साथ वर्ब की ING फॉर्म मतलब ऐसा होने लगा, जैसे ही स्टार्टेड गोइंग वो जाने लगा, ही स्टार्टेड ईटिंग वो खाने लगा, वैसे ही स्टार्टेड चोकिंग मतलब उसका दम घुटने लगा, वो घुटने लगा अंदर ही अंदर क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था। फिर क्या हुआ, सडनली अचानक द वुल्फ, उस भेड़िए को रिमेंबर्ड, याद आया। देखो रिमेंबर का मतलब होता है याद आना, कोई चीज याद आ गई तो उसकी पास्ट फॉर्म है रिमेंबर्ड, उसे याद आया। द वुल्फ रिमेंबर्ड, उस भेड़िए को याद आया। और याद दिलाना की इंग्लिश क्या होती, याद आना को रिमेंबर बोलते हैं और किसी को याद दिलाना को रिमाइंड बोलते हैं, है ना। वो भी इस स्टोरी में यूज हुआ है, रिमाइंड का कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, है ना। द वुल्फ रिमेंबर्ड, उस भेड़िए को याद आया, क्या याद आया, दैट की अ क्रेन लिव्ड, एक सारस जिसकी चोंच बहुत लंबी होती, गर्दन बहुत लंबी होती है ना, उसको बोलते हैं ना क्रेन। आपने इमेज दिखाया मैंने आपको, उसे क्या याद आया, दैट अ क्रेन लिव्ड नियर बाय, कि एक सारस रहती थी, कहां रहती थी, पड़ोस में। वैसे होना चाहिए रहती है, लेकिन पास्ट में स्टोरी चल रही इसलिए लिव्ड लिखा है, रहती थी ऐसा उसे याद आया। पास्ट में चल रहा है तो सब चीज पास्ट में चलेगी, इसलिए पास्ट की फॉर्म लगी, ठीक है। उसे क्या याद आया कि उसके पड़ोस में ही कोई सारस रहती थी, अ क्रेन मतलब कोई या एक सारस रहती थी, ऐसा उसे याद आया। ओके, तब क्या हुआ, द वुल्फ, उस भेड़िए को, द वुल्फ वो भेड़िया वेंट मतलब गया, गो यानी जाना। अब यहाँ द क्यों लगा है पता है ना, हमें पता है कि इस वुल्फ की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ अ क्रेन लिखा है, दोबारा जब इस क्रेन का सारस का जिक्र होगा तो द क्रेन लिखेगा, देखो द क्रेन, और इसका सेंस निकलेगा उस सारस के पास, है ना, इस टाइप से। ये सब चीजें मैं बताते रहता हूं आपको। द वुल्फ वेंट, वो भेड़िया गया, कहां गया, जब भी आप कहीं जाते हैं उस जगह या उस व्यक्ति के पहले आप टू लगा के लिखते हैं, उसका नाम है ना। द वुल्फ वेंट टू द क्रेन मतलब वो सारस के पास, वो भेड़िया कहां चले गया, द क्रेन, उस सारस के पास चले गया। एंड और बेग्ड मतलब होता है विनती करना, BEG बेग, बेग मतलब होता है विनती करना, उसी की पास्ट फॉर्म देखो ED, डबल GED, है ना, ये पास्ट फॉर्म है बेग्ड, है ना। और विनती की उसने, रिक्वेस्ट की, फॉर हेल्प सहायता हेतु, सहायता के लिए उसने रिक्वेस्ट की। एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया, वो जो वुल्फ था वो सारस के पास गया और विनती की, सहायता करो, मेरी सहायता करो, इसके लिए विनती की। एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया, क्या वादा किया, किस चीज का वादा किया, अ रिवॉर्ड, एक इनाम का, इन रिटर्न मतलब बदले में, उसके बदले में वो उसे एक इनाम देगा, इस बात का उसने वादा किया, है ना। तो ही प्रॉमिस्ड अ रिवॉर्ड इन रिटर्न, बदले में, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं, इन रिटर्न, बदले में, ये सब चीजें। फिर क्या हुआ, द क्रेन टुक पिटी ऑन द वुल्फ, द वुल्फ, है ना। द क्रेन मतलब उस सारस को, अब जब भी क्रेन का जिक्र होगा द लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस सारस की बात की जा रही है ना। ओके, द क्रेन उस सारस को, टुक पिटी मतलब दया आ गई, किसी पे दया आ जाती है ना आपको तो उसको टेक पिटी बोलते हैं, टेक PITY पिटी मतलब होता है किसी पे दया आ जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है टुक पिटी मतलब दया आ गई,
सही है। द क्रेन, उस सारस को दया आ गई, और जिस पे दया आ गई ऑन लगा के लिखते हैं, ऑन द वुल्फ, उस भेड़िए पर, द वुल्फ, हमें पता कि इस वुल्फ की बात हो रही इसलिए द वुल्फ, उस भेड़िए पर उसे दया आ गई। एंड अग्रीड, और राजी हुआ, वो जो क्रेन था, वो जो क्रेन था वो क्या हो गया, सारस राजी हो गया, टू हेल्प मतलब सहायता करने के लिए, सहायता हेतु, सहायता करने के लिए वो राजी हो गया। तो देखो यहाँ टेक पीटी का इस्तेमाल करना सिखाता हूं, जैसे कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, है ना, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, वी शुड टेक, मतलब बेस फॉर्म आएगी ना, वी शुड टेक पिटी ऑन द पुअर। तो ऐसे 2-4 सेंटेंस आप बनाओ, है ना। मैंने उस पर दया की, तो कैसे बोलूंगा, आई टुक पिटी ऑन हिम, किस पर की, तो ऑन लगा के लिखेंगे, ऑन हिम, ठीक है। हाँ, मुझे तुम्हारी दया आ जाती है, मुझे बोलना है, देखो प्रेजेंट की बात है, आ जाती है, ताते ती है, ऐसा जब एंडिंग होती है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, मुझे तुम्हारी दया आ जाती, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई टेक पिटी ऑन यू, मुझे तुम पर दया आ जाती है। इस टाइप से आप सेंटेंस बनाइए अपने, ठीक है। हाँ, तो द क्रेन टुक पिटी ऑन द वुल्फ एंड अग्रीड टू हेल्प, उस क्रेन को दया आ गई उस भेड़िए पर और वो तैयार हो गया हेल्प करने के लिए। फिर क्या हुआ, अगली स्लाइड, फिर क्या हुआ, द वुल्फ, उस भेड़िए ने, ओपन मतलब खोला, ओपन ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म, ओपन खोला, क्या खोला, हिज जॉज, अपने जबड़ों को खोला। देखो 2 जबड़े, अपर जॉ और लोअर जॉ, तो दोनों को मिला के जॉज बोला, जबड़ों को, अपने जबड़ों को उसने खोला वुल्फ ने, क्योंकि इसके गले में हड्डी फंस गई थी। कैसा खोला, वाइड मतलब चौड़ा, काफी चौड़ा अपने जबड़े को खोला, काफी चौड़ा, है ना। एंड और द क्रेन, उस सारस ने क्या किया, इजिली टुक आउट, आसानी से, टेक आउट की पास्ट फॉर्म है टुक आउट, मतलब बाहर निकाला, किसको, द बोन, वह हड्डी को, उस हड्डी को, हमें पता है कौन सी बोन है, वही बुल की बोन, उस बैल की हड्डी उसके गले में, इसलिए यहां पर द बोन बोला है ना। तो इजिली टुक आउट, आसानी से बाहर निकाल लिया, द बोन, उस हड्डी को, वह हड्डी को, समझ गए। द वुल्फ ओपन हिज जॉज वाइड एंड द क्रेन इजिली टुक आउट द बोन, ठीक है। फिर क्या हुआ, द क्रेन देन, अब बाहर निकालिए, तब द क्रेन, उस सारस को, देन मतलब फिर, रिमाइंडेड, उस सारस ने, है ना, उस सारस ने देन फिर क्या किया, रिमाइंडेड मतलब होता है याद दिलाया, ईडी लगाना। देखो रिमेंबर मतलब याद आना, और रिमाइंड मतलब किसी को कुछ याद दिलाना, तो सारस ने फिर क्या किया, रिमाइंडेड, याद दिलाया, किसको याद दिलाया, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, द वुल्फ, उस भेड़िए को याद दिलाया। और क्या याद दिलाया, किस चीज की याद दिलाई, तो ऑफ लगाकर ही लिखना है इसको, बिल्कुल रट लो आप इसको, है ना, ऑफ द प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड, वो वादा किया गया इनाम, उसने वादा किया था ना, मैं इसके बदले कुछ इनाम भी दूंगा इन रिटर्न, है ना। हाँ, तो द क्रेन देन रिमाइंडेड द वुल्फ, उस सारस ने याद दिलाया उस भेड़िए को, किसके बारे में, ऑफ लगा के लिखेंगे, द प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड, वादा किया गया इनाम, कि तुमने जो वादा किया था, सही है। जैसे मैं बोलूं, मेरे भाई ने मुझे याद दिला दिया, किस चीज की, मेरे जन्मदिन की याद दिला दी, तो मैं कैसे बोलूंगा, माई ब्रदर रिमाइंडेड मी ऑफ माई बर्थडे, माई ब्रदर रिमाइंडेड मी ऑफ माई बर्थडे, ठीक है ना। ओके, मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठने की याद दिला दूंगा, आई विल रिमाइंड यू ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस टाइप से आप सेंटेंस बनाना सीखिए। ओके, तो रिमाइंड किसको याद दिलाए, डायरेक्ट लिखो, और क्या याद दिलाए, ऑफ लगा के लिखना पड़ता है, ठीक है, ये फिक्स है, ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ आती है। ओके, तो फिर क्या हुआ, याद तो दिला दिया क्रेन ने, उस सारस ने, कि भैया जो प्रॉमिस किया था वो इनाम दो भैया, जो भी वादा किया था। तब वो देखो, वो जो वॉल्फ था ना, वो बड़ा एहसान फरामोश निकला वो, है ना। उसने क्या बोला, देखो, व्हाट रिवॉर्ड, क्या इनाम भाई, द वुल्फ रिमार्क्ड, उस भेड़िए ने टिप्पणी की, रिमार्क किया, कहा, क्या कहा, किस इनाम की बात कर रही हो, व्हाट रिवॉर्ड, क्या इनाम। और फिर आगे क्या कर रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा में, व्हेन योर बीक, जब तुम्हारी चोंच, वॉज थी, इन माई माउथ, में, इन मतलब में, माई मेरे, माउथ यानी मुंह, मेरे मुंह में, है ना। व्हेन योर बीक, जब तुम्हारी चोंच, वॉज थी, इन माई माउथ, मेरे मुंह में, आई कुड हैव बिटन यू, आई कुड हैव बिटन, मैं काट सकता था, चबा सकता था, बाइट, BIT, बाइट मतलब चबाना या काटना, किसी चीज को दांतों से जब आप काटते हो उसको बाइट बोलते हैं ना। आई कुड हैव बिटन, उसी की थर्ड फॉर्म है बिटन, मैं काट सकता था, यू मतलब तुम्हें, या तुम्हें चबा सकता था, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। जस्ट बी ग्रेटफुल,
जस्ट बी मतलब बस रहो, तुम तो बस रहो, क्या रहो, आभारी रहो मेरे, आभारी हो जाओ, आभारी हो जाओ, ग्रेटफुल दैट कि आई लेट यू लिव, कि मैंने तुम्हें जीने दिया, है ना, तुम्हें जिंदा रखा, तुम्हें जीने दिया, तुम्हारी जान बख्श दी, इसके लिए तुम बस आभारी रहो। तो ये तो मीनिंग तो समझ गए। अब यहाँ समझो, इस स्ट्रक्चर को समझो ना, सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड, यहाँ कुड के बदले आप मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये कुछ भी लगा दो, और उसके बाद हैव लगा दो और किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इसका मतलब वो काम कोई कर सकता था, ये मतलब होता है उसका, है ना। आई कुड हैव बिटन, मैं चबा सकता था। आई कुड हैव won the race, won, W-O-N, won, I could have won the race, मैं रेस को जीत सकता था। मैं क्रिकेट खेल सकता था, I could have played cricket, I could have played cricket। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, I could have taught English, ठीक है। मैं उससे मिल सकता था, I could have met him, ठीक है। तो इस टाइप से आप could लगा दिए तो ऐसा कर सकता था, कैन की पास्ट फॉर्म है, आप अपनी योग्यता को बता रहे हैं, आप ऐसा कर सकते थे। अगर आपने should लगा दिया तो क्या हो जाएगा, should यानी चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए था, ऐसा सेंस हो जाएगा ना। I should have bitten you, मुझे तुम्हें काट लेना चाहिए था, मुझे तुम्हें चबा लेना चाहिए था। I could have won the race, मुझे उस रेस को जीत लेना चाहिए था। I should, देखो should लगा रहा हूं ना, I should have taught English, मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी, है ना, मुझे उससे मिलना चाहिए था। कैसे बोलूंगा, I should have met him, मुझे वहां जाना चाहिए था। I should have gone there, समझ गए कैसे यूज किया गया। ये स्ट्रक्चर को याद कर लो, ऐसा करना चाहिए था। पास्ट में जब आप पछताते ना, ऐसा कर लेना चाहिए था यार, ऐसा हो जाना चाहिए था, मैं ऐसा कर सकता था, तो पछताते हुए जब आप याद करते कोई चीज को, अब वो पॉसिबल नहीं है, तो ये सेंस आता है उसमें, ठीक है। तो यहां पर जो द वुल्फ है वो क्या कह रहा है, जब व्हाट रिवॉर्ड, किस इनाम की बात कर रही हूँ। जब क्रेन ने बोला ना भैया मुझे इनाम दो, मैंने तुम्हारी हड्डी बाहर निकाल दी गले से, तो क्या बोलता है, कौन सा इनाम। When your beak was in my mouth, जब तुम्हारी चोंच थी मेरे मुंह में, I could have bitten you, तो मैं तुम्हें चबा सकता था, काट सकता था। Just be grateful, बस तुम आभारी रहो। That कि I let you live, कि मैंने तुम्हें जीने दिया, ठीक है। तो यहां पर ये let का इस्तेमाल समझते हैं। let के बाद कोई सब्जेक्ट है और ये वर्ब की बेस फॉर्म आती है हमेशा, और ये let जो है ना, ये पास्ट वाली फॉर्म है, क्योंकि स्टोरी पास्ट में चल रही है। let की तीनों फॉर्म सेम होती है, let let let, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना, कास्ट कास्ट कास्ट, लेट लेट लेट, वैसी, है ना। तो आई लेट यू लिव, मैंने तुम्हें जीने दिया। तो जब आप बोलते हैं ना मैं तू, जब आप किसी को कुछ करने देते हैं तब लेट का मतलब होता है किसी को कुछ करने देना। जैसे मुझे उसने जाने दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा, ही लेट, पास्ट फॉर्म है, ही लेट मी गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने राहुल को खेलने दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई लेट राहुल प्ले, ठीक है, इस टाइप से, है ना। जैसे मैं तुम्हें डांस नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डांस, है ना, आई विल नॉट लेट यू डांस, मैं तुम्हें डांस नहीं करने दूंगा। इस टाइप से आप लेट का इस्तेमाल समझ सकते हो, ओके। तो ऐसा उसने बोल दिया, इनाम की जब बात की क्रेन ने, तो वुल्फ ने ऐसा बोल दिया। फिर अगली स्लाइड में क्या बोला, इसके पहले की, अब वुल्फ ने तो बेवकूफ बना दिया भाई। बिफोर मतलब से पहले, किस चीज से पहले, बिफोर द क्रेन कुड रिएक्ट, इससे पहले की जो क्रेन थी वो सारस थी, कुड रिएक्ट, वो प्रतिक्रिया दे पाती, वो रिएक्ट कर पाती, कुछ कह पाती, इससे पहले की सारस। द सेल्फिश वुल्फ, वो मतलबी, है ना, वो मतलबी वुल्फ, वो जो भेड़िया था ना, रन अवे, वो भाग गया। देखो रन अवे की पास्ट फॉर्म है रन अवे, रन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, रन, तो भाग गया, वहां से फरार हो गया, दफा हो गया, ठीक है ना। इससे पहले की क्रेन कुछ और कर पाती, कुछ कह पाती, बिफोर द क्रेन कुड रिएक्ट, कुछ रिएक्ट कर पाती, द सेल्फिश वुल्फ, वो मतलबी भेड़िया, रन अवे, वहां से वो फरार हो गया, भाग गया। तो मोरल क्या, शिक्षा क्या मिलती है इससे हमें, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता। जब आप किसी ने आप पर एहसान किया, तो उस एहसान को जब आप मानते हो ना कि हाँ आप पे एहसान किया गया है, इस मानने को ही बोलते हैं कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, है ना, एहसानमंद होना, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड एंड ग्रीड, कृतज्ञता और जो लालच है ना, डू नॉट गो टुगेदर, मतलब वो एक साथ नहीं पनपते। अगर आप में ग्रेटिट्यूड है तो आप में ग्रीड नहीं होगी, लालच नहीं होगी। अगर आप में लालच है तो फिर कभी ग्रेटिट्यूड नहीं हो सकता आपके अंदर, है ना। बोथ ऑफ दीज थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं पनपती, एक साथ हमेशा नहीं होती, समझ गए, ओके। तो कैसी लगी स्टोरी और आपको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, आप मुझे जरूर बताना आपको कैसी लगी स्टोरी, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।